तो कल हमने जो देखा वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात की थी। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बहुत सारे एक्सपोनेंट्स को देखा। फेरल हीडी के साथ-साथ हमने मेन एक्सपोनेंट फ्रेडरिक्स को देखा, जो उसका चेयरमैन रहा 10 सालों तक और जो उसका मेन एक्सपोनेंट भी रहा है। उसके कॉज ऑफ राइज इमरजेंस वो भी हमने देखा। फिर डिक्लाइन और रिबर्थ वो भी हमने देखा। आज जो हमने पढ़ना है वो पब्लिक पॉलिसी के साथ-साथ फ्रेडरिक्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या रिग्स का जो इकोलॉजिकल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमने स्टडी करना है। एंड एज फार एज फ्रेडरिक्स इज कंसर्न, ही इज वन ऑफ द foremost builder, foremost exponent of the comparative public administration। और अकॉर्डिंग टू फेरल हीडी के मुताबिक जो फ्रेडरिक्स की बुक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थियोरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964 is one of the most influential contribution in comparative public administration। जहां तक फ्रेडरिक्स की बात है, फ्रेडरिक्स ने जब उन्होंने स्टडी किया है इकोलॉजिकल अप्रोच, जब उन्होंने स्टडी किया है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स इस्तेमाल किए इन ऑर्डर टू स्टडी द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। और जो 3 तरीके उसने इस्तेमाल किए, उसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आता है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। तो एक तो उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच यूज किया है फ्रेडरिक्स ने। नंबर 2, उन्होंने जो आपने सुना है इंटरनेशनल रिलेशंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, गैब्रियल एलमोंट जो हम वहां पढ़ते थे, तो इकोलॉजिकल अप्रोच के बाद इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज किया। और उसके बाद इन्होंने एक मॉडल जो टालकोट पर्सन्स का है, आइडियल मॉडल या मॉडल बिल्डिंग का अप्रोच इन्होंने यूज किया। तो जहां तक इकोलॉजिकल अप्रोच की बात है, वन इकोलॉजिकल अप्रोच as far as Riggs is concerned, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है that studies the dynamics of interaction between the administrative setup and its existing external environment, its existing external environment। और जब हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते हैं इन इंटरेक्शन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है उसमें कौन से फैक्टर्स आते हैं, वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं। और जब हम इस इकोलॉजिकल अप्रोच को यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरेक्शन इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, तब हम वहां क्या देखते हैं, इट इज एज्यूम्ड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वन ऑफ द वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल अप्रोच वन ऑफ द सब सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सिस्टम्स एज वेल, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सिस्टम्स एज वेल। तो इस पे इन्फ्लुएंस होता है अदर सिस्टम्स का, एंड इन रिटर्न ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है ये उन बाकी सिस्टम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच में हम स्टडी करते हैं एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन रिलेशन टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन रिलेशन टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो 3 तरीके यहाँ पर फ्रेडरिक्स ने इस्तेमाल किए। उसने जो अपना इकोलॉजिकल अप्रोच दिए, उसने जो इकोलॉजिकल अप्रोच है अपना कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है, एक उसने इकोलॉजिकल अप्रोच यूज किया, दूसरा उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज किया, और तीसरा उन्होंने मॉडल बिल्डिंग यूज की। तो जहां तक इकोलॉजिकल अप्रोच की बात है, इकोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच किसने यूज किया था, ये अलग बात है। मेन एक्सपोनेंट जो है वो फ्रेडरिक्स है, लेकिन सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच किसने यूज किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट पर्सन वाज J.M. Gauss। J.M. Gauss in 1947। J.M. Gauss is the first person who used ecological approach to the study of public administration। तो J.M. Gauss 1947 में सबसे पहले पर्सन बन जाते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाते हैं जो इकोलॉजिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में। उसके बाद 1947 में ही रॉबर्ट डल भी यूज करते हैं। रॉबर्ट डल भी जो प्लूरलिस्ट एक्सपोनेंट है डेमोक्रेसी के, रॉबर्ट डल जिसने पॉलियार्ची के बारे में बात की है, पॉली मनी प्लूरलिज्म, तो पॉलियार्ची के बारे में, तो रॉबर्ट डल जो है इसने भी इकोलॉजिकल अप्रोच यूज किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1947 में। और रस्को मार्टिन जो है उन्होंने भी ये अप्रोच यूज किया 1952 में। लेकिन जब फ्रेडरिक्स की बात आती है, फ्रेडरिक्स यूज्ड दिस वेरी इकोलॉजिकल अप्रोच वे बैक इन 1961। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच यूज किया जेम्स गाउस, रॉबर्ट डल, मार्टिन, और लेटर ऑन 1961 फ्रेडरिक्स ने इस्तेमाल किया। लेकिन जो मेन एक्सपोनेंट करार दिया गया वो कंट्रीब्यूशन जो रहा वो किसका रहा, वो फ्रेडरिक्स का रहा। दैट इज व्हाई फ्रेडरिक्स इज द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे जेम गाउस था, रॉबर्ट डल था, मार्टिन था, या फ्रेडरिक्स था, इन सब में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सपोनेंट रहा इकोलॉजिकल अप्रोच का इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्रेडरिक्स रहा, फ्रेडरिक्स। जहां तक फ्रेडरिक्स की एक और बुक है
जो अभी मैंने आपको बुक बता दी, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज, थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964, उससे पहले वाली वो इन्फ्लुएंशियल बुक है अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ये जो फ्रेडरिगस की एक और बुक है, दैट इज इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961। दैट मीन्स इस बुक का टाइटल है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, इकोलॉजिकल अप्रोच द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेनली इसी बुक से निकलता है, वो मेनली इस बुक में है। तो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, उसमें क्या होता है, in this very book he explored the dynamics and interaction between public administration and its external environment। तो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सप्लेन करता है फ्रेडरिक्स इंटरेक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जहां तक उसके एडॉप्शन अप्रोच, कौन सा अप्रोच उसने अडॉप्ट की है, अडॉप्टेड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शन, जब वो इंटरेक्शन देख रहा था बिटवीन एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ही अडॉप्टेड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जब वो इंटरेक्शन देख रहा था बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच जब वो इंटरेक्शन रिलेशन फाइंड आउट कर रहा था, then he adopted structural functional approach in order to find out the administrative system, in order to find out in order to explain the facts, in order to explain the relation in administrative system from ecological perspective, in administrative system from ecological perspective। लेकिन ठीक है, फ्रेडरिगस ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इस्तेमाल किया इन स्टडीइंग द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फ्रेडरिगस से पहले इकोलॉजिकल अप्रोच जिस तरह लोगों ने यूज किया था, इसी तरह फ्रेडरिगस से पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया था। फॉर एग्जांपल 1955 में डिवाइट वेल्डो ने यूज किया था। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले यूज किया था डिवाइट वेल्डो ने 1955। तो फ्रेडरिगस के अलावा जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है डिवाइड वेल्डो और फ्रेडरिगस के अलावा, इट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय डालगोट पर्सन्स, रॉबर्ट मैटन, मार्टिन लेवी, गैब्रियल एलमंड, डेविड आफ्टर एटसेट्रा। लेकिन सबसे पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड वेल्डो ने यूज किया और इकोलॉजिकल अप्रोच सबसे पहले जेएम गाउस ने यूज किया। अकॉर्डिंग टू दिस वेरी अप्रोच, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसमें हम देखते हैं जो सोसाइटी होती है, जो सिस्टम होता है, वेरियस स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और इसी पैटर्न पे जब रिगस ने स्टडी किया इस अप्रोच को यूज करके, ही आइडेंटिफाइड 5 फंक्शंस। उन्होंने 5 फंक्शंस आइडेंटिफाई किए। व्हाट वर दोज वेरी 5 फंक्शंस? एज फार एज दोज वेरी 5 फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय ईच सोसाइटी, दीज फंक्शंस आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। Political, economic, social, symbolic and communicational functions। तो ये 5 functions according to Frederick's होते हैं which are performed in every society, which are being performed in every society: social functions, economic functions, political functions, symbolic functions and communicational functions। तो उसके बाद जो फ्रेडरिगस है, उन्होंने जो अपनी स्टडी की, जब उसने इंटरेक्शन की बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल अप्रोच इस्तेमाल किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उन्होंने फाइंड आउट किया, इस इंटरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक और अप्रोच यूज किया, दैट वाज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जब बेस बनाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को, जब उन्होंने मतलब इन यूज किया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को, जो फ्रेडरिगस है, ही हैज कंस्ट्रक्टेड 2 आइडियल मॉडल्स। उन्होंने 2 आइडियल मॉडल कंस्ट्रक्ट किए, थ्योरेटिकल मॉडल्स जिनको कहा जाता है। तो जो 2 आइडियल मॉडल्स है या theoretical models वो आइडेंटिफाई किए उन्होंने to explain the administrative systems in a comparative context। वो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स जो उन्होंने कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में उनका फिर मवाजना किया, वो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, थ्योरेटिकल मॉडल्स कौन से थे? दीज वर एग्रारिया इंडस्ट्रिया मॉडल एंड फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। एग्रारिया इंडस्ट्रिया, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। जहां तक एग्रारिया इंडस्ट्रिया की बात है, जो ये टाइपोलॉजी है, he developed this very agraria industria typology in 1956। agraria stands for agriculture, industria stands for industry। तो यहाँ पर agricultural societies आती है,
जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग होती है, और वहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है वो डेवलप्ड होती है। तो जो रिग्स ने मॉडल बिल्ड किए, जो उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी लाई है, ही डेवलप्ड दिस वेरी एग्रारिया इंडस्ट्रियल मॉडल वे बैक इन 1956। और इस मॉडल में रिग्स क्या करता है, ही डिस्टिंग्विशेड बिटवीन द टू सोसाइटीज, एग्रारियन सोसाइटी एज वेल एज industrial society. Agrarian society is that very society dominated by agricultural institutions, and industrial society is that very society dominated by industrial societies. Or for agrarian in the society, he took the example of imperial China, and for industrial society, he took the example of United States of America. According to him, जो ये societies होती हैं, move from agrarian stage to industrial stage. Agrarian इंडस्ट्रियल मॉडल उन्होंने कब दिया, 1956 में। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स, जो भी सोसाइटीज होती है, वो जो स्कोर होता है, एक बैट्समैन जो स्कोर करता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, आपके पास जो अमाउंट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। इसी तरह जो ये सोसाइटीज होती है, दे ग्रो फ्रॉम प्राइमरी टू मॉडर्न, मतलब दे ग्रो फ्रॉम agrarian societies towards industrial societies. लेकिन जो ये societies है that move from agrarian stage to the industrial stage, this is a unidirectional movement. ये एक unidirectional movement रहता है, straight path रहती है। He identified बहुत सारे features उन्होंने देखे, चाहे वो agrarian society की बात थी या industrial society की बात थी, लेकिन यहाँ कहना जरूरी है, जो उसने दो मॉडल्स फाउंड किए, one is agrarian industrial model and another is fused prismatic diffracted मॉडल। तो जहां तक एग्रारियन इंडस्ट्री की बात है, उसमें एक सोसाइटी जो है, उसमें एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसमें एम्पेरियल चाइना की उन्होंने एग्जांपल दी, और दूसरी सोसाइटी वो है जो इंडस्ट्री डोमिनेटेड सोसाइटी है, दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने इसके बारे में बता दिया जो स्टेजेस होते हैं सोसाइटीज में, जो स्टेजेस होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम एग्रारियन मोड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल मोड। तो ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो 1956 में उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी, ये टाइपोलॉजी दी थी, मॉडल दिया था एग्रेरियन इंडस्ट्रियल मॉडल का। और इन 1957 में उन्होंने क्या दिया था, ही पोस्टुलेटेड अनदर इंटरमीडिएट मॉडल कॉल्ड एज ट्रांजिटिया। 1957 में एक और टर्म उन्होंने दे दी, दैट इज ट्रांजिटिया, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ ट्रांजिशन, या इसको हम बोलते हैं मिडवे और मिड पॉइंट ट्रांजिशन। लेकिन रिग्स ने 1957 में उसके लिए टर्म क्या यूज की, ट्रांजिटिया या ट्रांजिशिया, which bears the features of both agraria and industrial societies. That means जो ये ट्रांजिटिया वर्ड है, जो ये मिड पॉइंट है, इसमें कुछ फीचर्स एग्रीकल्चर के भी है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के भी, और कुछ फीचर्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के भी। दैट इज व्हाई इट इज दस रिप्रेजेंटिंग ट्रांजिशनल सोसाइटी, वो सोसाइटी जिसमें दोनों फीचर्स होंगे, कुछ फीचर्स एग्रीकल्चर के होंगे और कुछ फीचर्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के होंगे। तो ये स्टेज जो मिड पॉइंट का होता है, इसमें दोनों सोसाइटीज के फीचर्स होते हैं, और इसके लिए उन्होंने ट्रांजिटिया टर्म यूज की 1957 में, लेकिन इस सोसाइटी को उन्होंने ट्रांजिशनल सोसाइटी का नाम दिया। उसके बाद जो उसका दूसरा मॉडल आता है, जो रिग्स अबंडन करता है अपनी टाइपोलॉजी, जो वो पहली टाइपोलॉजी देता था एग्रारियन इंडस्ट्रियल मॉडल, उसके बाद वो देता है दूसरी टाइपोलॉजी, दूसरा थ्योरेटिकल मॉडल, एंड दैट इज फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। जहां तक फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल की बात है, तो यहाँ पर जो फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल है, डिफ्रैक्टेड को हम रिफ्रैक्टेड भी कह सकते हैं, ये जो मॉडल है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो है अंडर डेवलप्ड की, डेवलपिंग की और डेवलप्ड सोसाइटीज की। अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड की, वहां डेवलपिंग और डेवलप्ड थे, यहाँ अंडर डेवलपिंग और डेवलपर सोसाइटीज है। टू कोट रिग्स, अगर हम रिग्स को कोट करेंगे, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल या फॉक सोसाइटीज थी, एग्रारिया जिनको हम बोलते थे, उनको यहाँ पर फ्यूज्ड मॉडल कहा जाता है, वहां पर उनको एग्रारिया कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर उनको फ्यूज्ड मॉडल कहा जाता था। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज यानी इंडस्ट्रिया जो है, इनको रिफ्रैक्टेड मॉडल कहा जाता है। तो फ्यूज प्रिज्मेटिक होती है पुरानी सोसाइटीज, और डिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड मॉडल जो होता है वो होती है डेवलप्ड सोसाइटीज। तो जो फॉर्मर है, मतलब जो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक है, द फॉर्मर इज फंक्शनली डिफ्यूज
फंक्शनली डिफ्यूज मतलब जो यहाँ पर ये मॉडल देता है फ्रेडरिक्स, ये जो मॉडल वो देता है फ्यूज प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल। फ्यूज प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल में क्या हो जाता है, जो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक होती है ये क्या होती है, अगर हम फ्यूज की बात करेंगे ये अंडर डेवलपिंग होती है, ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अगर हम प्रिज्मेटिक की बात करेंगे ये ट्रांजिशनल की बात करते हैं। अगर हम डिफ्रैक्टेड की बात करेंगे ये डेवलप्ड की बात करेंगे। तो फ्यूज्ड मॉडल, फ्यूज्ड जो टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अंडर डेवलपिंग सोसाइटी, प्रिज्मेटिक मॉडल इज रिप्रेजेंटिंग डेवलपिंग और ट्रांजिशनल सोसाइटी, और डिफ्रैक्टेड मॉडल जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी और डेवलप्ड सोसाइटी। जहां तक नेचर ऑफ फ्यूज सोसाइटी की बात है उसमें कोई डिफरेंशिएशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग एवरीथिंग, एवरीवन कैन डू एवरीथिंग। लेकिन जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है वहां डिफ्रैक्शन और पुअरली इंटीग्रेटेड होती है, जो सोसाइटी होती है वो पुअरली इंटीग्रेटेड होती है। लेकिन जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी होती है जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड की का फीचर मानते हैं, उसमें जो हाईली डिफ्रैक्शन होती है और जो सोसाइटीज होती है वो वेल इंटीग्रेटेड होती है, वो वेल इंटीग्रेटेड होती हैं। तो ये जो सेकंड मॉडल रहता है जिसमें फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल रहता है, फ्यूज इट रिप्रेजेंट करता है अंडर डेवलप्ड को, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को, और जो यहाँ पर प्रिज्मेटिक आता है वो रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर ट्रांजिशनल स्टेज को, जिसमें कुछ फीचर्स पुराने भी हैं कुछ फीचर्स नए भी हैं, जिसको हम डेवलपिंग कह सकते हैं। और जो डिफ्रैक्टेड मॉडल होता है, डिफ्रैक्टेड मॉडल में क्या होता है, डिफ्रैक्टेड मॉडल में इंडस्ट्री डोमिनेटेड सोसाइटी होती है और ये डेवलप्ड सोसाइटी होती है। तो ये वो फीचर्स थे जो रिगस ने अपने दूसरे मॉडल में बता दिए, दूसरे थ्योरेटिकल मॉडल यानी फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल में बता दिए। इन डिस्क्राइबिंग दीस एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज मॉडल सोसाइटीज, जो अपने मॉडल सोसाइटी के बारे में रिक्स ने बात की थी, रिक्स मेड यूज ऑफ, जो उन्होंने पैटर्न यहाँ पर यूज किया, ही मेड यूज ऑफ द पैटर्न वेरिएबल्स, जो उन्होंने पैटर्न वेरिएबल्स यूज किए, ये पैटर्न वेरिएबल्स उनने कहाँ से बारो किए, टालकोट पर्सन से, टालकोट पर्सन से। मॉडल्स जो उन्होंने यूज किए ये उन्होंने कहाँ से लिए, टालकोट पर्सन से। तो जहां तक ये प्रिज्मेटिक साला मॉडल इसको कहा जाता है, प्रिज्मेटिक साला मॉडल। जहां तक प्रिज्मेटिक साला मॉडल की बात है, जो फ्रेडरिक्स है वो कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट है वहां इंट्रैक्शन थी इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। जब उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच किया तो वो बताता है एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सटर्नल माहौल का कुछ इंपैक्ट रहता है, एंड सेम वे जो एक्सटर्नल माहौल है उस पर इंपैक्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इंट्रैक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरनमेंट जो है इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, प्रिज्मेटिक साला मॉडल। तो प्रिज्मेटिक साला मॉडल के बारे में वो ये बात कहता है कि प्रिज्मेटिक साला मॉडल होता है उसमें जो प्रिज्मेटिक वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी कौन सी सोसाइटी थी, प्राइमरी सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड सोसाइटीज। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज जो होती हैं, प्रिज्मेटिक साला मॉडल, प्रिज्मेटिक साला मॉडल में जो प्रिज्मेटिक है दैट स्टैंड्स फॉर प्रिज्मेटिक सोसाइटी, और जो साला है दैट स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम। तो यहाँ पर तीन फीचर्स होते हैं, एक होता है हेटेरोजेनिटी, दूसरा होता है फॉर्मलिज्म, और तीसरा होता है ओवरलैपिंग। हेटेरोजेनिटी मतलब डाइवर्स फैक्टर, डाइवर्स फैक्टर्स, डाइवर्सिटी ऑफ फीचर्स आर हियर, दैट इज हेटेरोजेनिटी, कोई होमोजेनिटी यहाँ पे नहीं है। फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म जो होता है देयर इज अ गैप, नॉर्म्स है, कुछ नॉर्म्स आपने फॉलो करने हैं बट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, आप कहते क्या हो करते क्या हो, दैट इज फॉर्मलिज्म। सेट ऑफ नॉर्म्स था लेकिन आप उनको फॉलो अगर करते हो फिर फ्रूट कहाँ है, आप थ्योरी कुछ और कहते हो, प्रैक्टिकल में कुछ और करते हो। तीसरा फीचर है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब ये वो होता है जब ओवरलैपिंग हम किसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक साथ हो जाना। अगर हम ओवरलैपिंग को प्रिज्मेटिक सोसाइटी में देखेंगे, प्रिज्मेटिक सोसाइटीज को ओवरलैपिंग फिनोमेनास थे, दैट इज द एक्सटेंट टू विच फॉर्मली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ diffracted society coexist with undifferentiated structures of a fused society। ओवरलैपिंग इन साला मॉडल क्या है, अब ये जो ओवरलैपिंग फीचर है, ठीक है आपने मतलब जो हेटेरोजेनिटी और फॉर्मलिज्म है वो आसान थे, वो आसान थे, लेकिन जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल में है, व्हाट इज दिस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग रेफर्स टू व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बट विच इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया। ओवरलैपिंग के बारे में अगर साला मॉडल में हम देखेंगे दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है ये एक्चुअली डिटरमाइन होता है बाय नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया। मतलब ये
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप ये दिखाते हो। एक्चुअली ये जो ओवरलैपिंग है, अगर ये डिस्क्राइब करना था किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, लेकिन ये कहाँ से जस्टिफाई हो रहा है, कहाँ से डिस्क्राइब हो रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट मीन्स नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग प्रिज्मेटिक साला मॉडल में। प्रिज्मेटिक साला मॉडल में हम इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो इसके बहुत सारे स्टेजेस है। एक स्टेज इसका आता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में रिक्रूटमेंट, वो आपको पता है नेपोटिज्म। दूसरा है पॉलिनॉर्मेटिविज्म। पॉलिनॉर्मेटिविज्म जिसमें जो नॉर्म्स आते हैं, उसमें उन नॉर्म्स में पॉली बहुत सारे नॉर्म्स है, उसमें ट्रेडिशनल नॉर्म्स भी है, उसमें मॉडर्न नॉर्म्स भी है। जब आपके इस सिस्टम में पुराने फीचर्स भी हैं, नए फीचर्स भी है, तो आपको एक कंसेंसस और एग्रीमेंट जो करना है उस पर कंसेंसस नहीं हो रहा है, क्योंकि देयर इज पॉलिनॉर्मेटिविज्म। कुछ पुराने उसूल है, कुछ नए उसूल है। तीसरा फीचर जो प्रिज्मेटिक वाला मॉडल में है वो आता है इसी ओवरलैपिंग में जो तीसरा मॉडल है, तीसरा फीचर है, दैट इज पॉलीकम्युनलिज्म। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स इन अ सोसाइटी, बट दे आर हैविंग होस्टाइल इंटरेक्शंस टुवर्ड्स वन अनदर। तो डाइवर्स रिलीजियस या एथनिक ग्रुप्स है, उनकी जो आपस में इंटरेक्शन है वो होस्टाइल है। रिग्स कार्ड दिस कलेक्टस, CLECTS कलेक्टस। रिजिस ने जो पॉलीकम्युनलिज्म को बोला है, पॉलीकम्युनलिज्म को जिस तरह पॉलीनॉर्मेटिविज्म था, डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स नॉर्म्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉर्म्स, इसी तरह पॉलीकम्युनलिज्म डाइवर्स रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स, लेकिन वो होस्टाइल टू वन अनदर है। और रिग्स ने इसको नाम दिया है कलेक्टस, दैट इज क्लब प्लस सेक्ट। क्लब प्लस सेक्ट, कलेक्टस, CLECTS कलेक्टस, क्लब प्लस सेक्ट। और चौथा जो फीचर है इस ओवरलैपिंग का वो है बाजार कंटीन मॉडल। बाजार कंटीन मॉडल, ये बाजार कंटीन मॉडल जो है, इट इज इकोनॉमिक सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। इकोनॉमिक सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, एंड दिस कंबाइन्स द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी ऑफ डिफरैक्टेड सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ फ्यूज्ड सोसाइटी। जो फ्यूज्ड सोसाइटी हम देखते थे वो ट्रेडिशनल होती थी, और जो डिफरैक्टेड सोसाइटी हम देखते थे वो मॉडर्न थी। जो ये बाजार कंटीन मॉडल है, इसमें एलिमेंट्स दोनों हैं। इसमें एलिमेंट्स है ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ फ्यूज्ड सोसाइटी, और मॉडर्न एलिमेंट्स और मार्केट जो इकोनॉमी है डिफरैक्टेड सोसाइटीज की। तो मार्केट इकोनॉमी मॉडर्न सोसाइटीज की इसमें है, और ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज इसमें है ओवरलैपिंग में। तो इस मॉडल को कहा जाता है बाजार कंटीन मॉडल। मतलब इसमें जो फीचर्स हैं वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के हैं, और मॉडर्न सोसाइटीज की जो मार्केट इकोनॉमी है वो फीचर भी इसमें है। दैट इज वाई इट इज नोन एज बाजार कंटीन मॉडल। एक और इसका जो फीचर है ओवरलैपिंग का, या एक और एस्पेक्ट हम कह सकते हैं इसका, वो है अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल। अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल। अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का होता है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जो ये प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है उनमें तब्दीली आती है, उनमें तब्दीली आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेवलपमेंट करना है, आपने पेस रखनी है, आपने चेंज करनी है, आपने चेंज करनी है। तो अगर प्रिज्मेटिक सोसाइटी में हम देखेंगे प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है तब्दीली के लिए, चाहे वो ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक होता है, ऑन द पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स होता है। जो तब्दीली लाई जाती है प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में, अगर वो तब्दीली लाने के लिए आप पे प्रेशर डाला जाता है, डिमांड ज्यादा है, डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा है, तो आप पे दबाव बनता है। लेकिन इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज अगर ये प्रेशर तब्दीली के लिए एक्सटर्नल है, देन इट इज नोन एज एक्सोजेनस चेंज। लेकिन अगर ये प्रेशर इंटरनल है, देन इट इज नोन एज एंडोजेनस चेंज। तो एक्सोजेनस चेंज प्रिज्मेटिक सोसाइटी में वो होता है, वो चेंज होती है व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल। लेकिन ये एंडोजेनस चेंज हो सकती है अगर प्रेशर विद इन द सिस्टम होगा, अंदर से ये प्रेशर एक्सर्ट आप पे हो रहा है फॉर अ चेंज फर्दर। लेकिन अगर ये चेंज इज caused by both external as well as internal pressure, then it is called equigenetic change. Equigenetic change. तो exogenous change, endogenous change, equigenetic change. Exogenous change is that change when pressure is exerted on the system for a change externally, that is exogenous. Endogenous change, when pressure is exerted on the system internally, that is endogenous. But when pressure is exerted from both internal as well as external ways, then ये जो change होती है, it is known as equigenetic change. It is known as equigenetic change. So this was all about Riggs contribution of एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसमें वो एक और चीज देता है, दैट इज रिवाइज्ड प्रिज्मेटिक थ्योरी। रिवाइज्ड प्रिज्मेटिक थ्योरी, रिवाइज्ड प्रिज्मेटिक थ्योरी के बारे में वो अपनी जो बुक देता है, दैट इज प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड।
अब ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है ये रिविजिटेड है, तो इसकी एक और बुक आती है 1973 में, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड में वो क्या करता है, ही रिप्लेसड वन डायमेंशनल अप्रोच विद टू डायमेंशनल अप्रोच, वन डायमेंशनल अप्रोच विद टू डायमेंशनल अप्रोच। अगर हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी में देखते थे तो वहां डिफरेंशिएशन थी, दैट इज वन डायमेंशन, दैट इज वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशनल अप्रोच दैट इज डिफरेंशिएशन को रिप्लेस किया रिविजिटेड प्रिज्मेटिक थ्योरी में। प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो रिविजिटेड 1973 में उसकी बुक आ गई, उसमें जो रिप्लेस किया वन डायमेंशनल अप्रोच को, यानी डिफरेंशिएशन को रिप्लेस किया टू डायमेंशनल अप्रोच को, दैट मींस डिफरेंशिएशन को रिप्लेस किया डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन ने। इसके अलावा उन्होंने सब डिवाइड किया जो उसके डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक सोसाइटल मॉडल्स थे। ही आल्सो फर्दर डिवाइडेड, सब डिवाइडेड हम कह सकते हैं, जो उसके डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक मॉडल्स थे उनको उन्होंने डिवाइड किया इनटू फाइनर टाइप्स। उसके तीन तीन टाइप्स उन्होंने दिए ऑन द बेस ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन द बेस ऑफ इंटीग्रेशन। उन्होंने प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड दोनों के तीन तीन टाइप्स दिए हैं ऑन द बेस ऑफ इंटीग्रेशन। और जो उन्होंने टाइप्स दिए हैं वो है, जब हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को देखते हैं, दैट इज ईओ डिफ्रैक्टेड, ऑर्थो डिफ्रैक्टेड, न्यू डिफ्रैक्टेड, ईओ डिफ्रैक्टेड, ऑर्थो डिफ्रैक्टेड, न्यू डिफ्रैक्टेड, ईओ, आर्थो और नियो। और इसी तरह जो ने प्रिज्मेटिक सोसाइटीज के बारे में तब्दीली ये टर्मिनोलॉजी बताई है, सब डिवाइड किया है, दैट इज ईओ प्रिज्मेटिक, आर्थो प्रिज्मेटिक एंड नियो प्रिज्मेटिक, ईओ, आर्थो एंड नियो प्रिज्मेटिक। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो उसने लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड इन 1973, और कहीं कहीं आप देख सकते हो 1975। तो उसमें उन्होंने रिप्लेस किया था वन डायमेंशनल अप्रोच को टू डायमेंशनल अप्रोचेस से, दैट मींस डिफरेंशिएशन वाज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। इसके अलावा उन्होंने जो डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक सोसाइटीज थी उनको सब डिवाइड किया तीन तीन एरियाज में, तीन तीन स्टेजेस में, दैट इज ईओ डिफ्रैक्टेड, ऑर्थो डिफ्रैक्टेड, नियो डिफ्रैक्टेड, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी को ईओ प्रिज्मेटिक, न्यू प्रिज्मेटिक और ऑर्थो प्रिज्मेटिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट Frederick's contribution as far as his मेन कंट्रीब्यूशन और इकोलॉजिकल अप्रोच टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसर्न। अब हमने जो देख, इसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बताई इसकी, फ्रेडरिक्स की, इवन मैंने वो आपके साथ शेयर भी ऑलरेडी की थी ग्रुप में। नाउ जो बात है वो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दैट इज पब्लिक पॉलिसी, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी सबसे पहले पता होना चाहिए, ये सिंपल टॉपिक है, पॉलिसी के बारे में ये पता होना चाहिए पॉलिसी क्या है। पॉलिसी का मतलब है वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप चीज को कैसे करते हो, एक घर में आप चीज को कैसे करते हो, आप कोई प्लान बनाते हो, रेफर टू अ प्रोग्राम्स, कोई प्रोग्राम बनाते हो, कोई पॉलिसी प्लान बनाते हो, कल हमने क्या करना है, परसों हमने क्या करना है, और इस सेशन में हमने क्या करना है, मॉर्निंग में कहाँ जाओगे, इवनिंग में कहाँ जाओगे, दोपहर में क्या करना है। तो ये होता है वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सॉर्ट आउट, रेफरिंग टू प्रोग्राम्स, पॉलिसीज या इनिशिएटिव्स जो आप लेते हो वो सारा आता है प्लान में या पॉलिसी में। तो पॉलिसी को हम कह सकते हैं इट इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और वी कैन कॉल इट रेफर्स टू प्रोग्राम्स और प्लान्स और इनिशिएटिव्स। अब ये जो पब्लिक पॉलिसी है ये क्या होती है, इट इज व्हाट गवर्नमेंट सेज एंड डू और नॉट डू। ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट कहती है फिर करती है या नहीं करती है। इट इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज and does or do, or it is what the government says and do or not do, या तो वो करते हैं या वो नहीं करते हैं। दिस इज पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट कहती है फिर करती है, या गवर्नमेंट कहती है लेकिन करती नहीं है, कहीं पर खोखले दावे तो कहीं पर प्रैक्टिकल में वो करते भी हैं। सो दैट इज वाई हम इसको कहते हैं इट इज व्हाट गवर्नमेंट सेज एंड डू एंड नॉट डू। अब पॉलिसी के बारे में क्या है, पब्लिक पॉलिसी के बारे में, पब्लिक पॉलिसी दैट इज फॉर्मुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। Public policy is defined as the policy that is framed, that is formulated, that is implemented for the benefit of the public, that is implemented for the benefit of the general public. तो वो होती है public policy. So it is the policy that is formulated, that is implemented for the benefit of the public. फिर वो benefit हुआ या नहीं हुआ इसका impact देखा जाता है, that is evaluation, that is evaluation. जहां तक पब्लिक पॉलिसी की बात है, इट इंक्लूड्स कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड एंड परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन अडॉप्टेड
कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट को हमने दूर करने के लिए क्लास 4 से उन्होंने जॉब्स लगा दिए, एग्जाम किया उनका, तो दैट इज पॉलिसी, दैट इज आल्सो पब्लिक पॉलिसी वी कैन से इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो इरेडिकेट करनी है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कम होनी चाहिए। तो they provided these are employment opportunities in the form of class 4 posts. We can say it's a course of action adopted and pursued by the government. ऐलान किया, पॉलिसी मेकर्स ने इम्प्लीमेंट किया, फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव्स ने बिल पास किया इसके बारे में हमने ये करना है वो करना है, और लोकल लेवल पर जो इसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है इन द फॉर्म ऑफ JKSSB। फॉर एग्जांपल हियर आई एम टॉकिंग अबाउट JKSSB, वो एक इंस्टीट्यूट है या उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उन्होंने इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। अब इवैल्यूएशन इसकी कैसे होगी, इम्पैक्ट देखना है, तो हाउ मच एक्सटेंट देयर विल बी फेयर सिलेक्शन, तो हाउ मच एक्सटेंट ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेस है ये किस हद तक कम होती है। तो कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड एंड परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। और जहां तक एप्पलबाई की बात है, पॉल एप्पलबाई ने डिफाइन किया पब्लिक पॉलिसी को, इट इज द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग पॉलिसी। एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है दैट इज टू मेक पॉलिसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर यही करना होता है, यू हैव टू फ्रेम आउट द पॉलिसीज, यू हैव टू फ्रेम आउट द पॉलिसीज। तो एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग अकॉर्डिंग टू पॉल एप्पलबाई। जो पॉलिसी होती है इट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव्स कीप देयर एक्टिविटीज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। जो पॉलिसी होती है इट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव्स कीप देयर एक्टिविटीज विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज एक्शंस होते हैं वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के तहत रहती है। फॉर एग्जांपल वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो जो कुछ भी एक्ट पास कराते हैं, जो कुछ भी वो एक्शन लेते हैं, वो वायलेट नहीं करनी चाहिए एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को, एक इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो वायलेट नहीं करनी चाहिए। और जो ये पॉलिसीज होती है दे गिव मीनिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे, आपके गोल्स है, आप गोल्स को कैसे अचीव करोगे, व्हेन यू विल set out a mind for it, when you will make a plan in your mind for achieving those very goals or those very policies. For example, you have to defend the target of 350 runs. तो आपने पता होना चाहिए किस स्टेज पे मैंने कौन सा बॉलर लगाना है। जब प्रेशर अपोजिशन की बैटिंग पे पड़ेगा तो नए 2 बैट्समैन हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पे क्या करना है, आपने वहां पर लगाने हैं, आपने कौन सी पॉलिसी लगानी है। आपने उस टाइम वो बॉलर लगाना है जो बड़े बड़े बैट्समैन के खिलाफ बॉल नहीं कर सकता, तो आपने प्रेशर में उनके खिलाफ वो लगाना है। तब दैट इज पॉलिसी, that is to attain your objective, that is to attain your goal. तो ये जो पॉलिसीज होती है they give meaning to the objectives, they give meaning to the objectives. और जहां तक पॉलिसी मेकिंग की बात है, पॉलिसी में टेक द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स। इसमें आप ऐलान करते हो मेरे मुद्दा मकसद, मेरे एम, मेरे गोल्स क्या है, वो भी पॉलिसी का मतलब है। पॉलिसी कभी इसी फॉर्म में आती है कि मेरे गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरे एम्स क्या है, वो भी पॉलिसी का मकसद होता है। या पॉलिसी कभी कौन सी फॉर्म लेती है, कोर्स ऑफ एक्शन। आप प्रैक्टिकल में क्या करते हो, किस लिए कर रहे हो, वो भी पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो गोल्स की डिक्लेरेशन करना वो पॉलिसी का हिस्सा होता है। एक्शन लेना है टू अचीव दोज वेरी गोल्स, वो भी पॉलिसी का हिस्सा होता है। और ये एक्शन के बारे में डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, आप अपने कलीग्स, अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हो, फिर आप कोई डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन को आप फ्रेम फिर एक्शन में लेते हो, एक्शन मतलब फॉलो करते हो उस डिसीजन को और आप गोल अचीव करते हो। तो चाहे वो अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो पर्पस हो आपके डिसीजन लेने का, या पर्पस हो आपके एक्शन लेने का, जो आप ग्राउंड रियलिटी में एक्शन लेते हो, फील्ड वर्क काम करते हो, तो चाहे वो एक्शन हो या पर्पस हो या गोल्स आपके जो रहते हैं वो क्या है, या आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, दीज आर ऑल दी various forms of policy, various forms of policy. So policy may take the form of declaration of goals, it may take the form of authoritative decision making, it may take the form of purposes, objectives, or it may take the form of course of action. ये सब कुछ आता है पब्लिक पॉलिसी में। जहां तक पब्लिक पॉलिसी की बात है, सबसे पहले अगर ये यूटिलाइज हुई है, यूज हुई है, ये 1951 में यूज हुई है विद पब्लिकेशन ऑफ हैरोल्ड लैसवेल एंड डैनियल लर्नस की जो बुक है, डैनियल लर्नस और हैरोल्ड लैसवेल की 1951 में जो बुक आई है, द पॉलिसी साइंसेस रीसेंट डेवलपमेंट इन स्कोप एंड मेथड। पॉलिसी साइंसेस रीसेंट डेवलपमेंट इन स्कोप एंड मेथड। तो पॉलिसी साइंसेस
रीसेंट डेवलपमेंट इन स्कोप एंड मेथड 1951 में वो बुक है। पब्लिक पॉलिसी पहली बार जब इसकी पब्लिकेशन हुई 1951 में, हैरोल्ड लेसवेल और डैनियल लर्नस की बुक थी, द पॉलिसी साइंसेस रीसेंट डेवलपमेंट इन स्कोप एंड मेथड। और जहां तक पब्लिक पॉलिसी की बात है, पब्लिक पॉलिसी में हम क्या देखते हैं, एज गवर्नमेंट रूल्स और प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और प्रोग्राम्स या प्लान्स होते हैं या डिसीजंस होते हैं। दैट इज अथॉरिटी टू डिसीजन। एक अथॉरिटीज जो होती है एक कंट्री की, एक इंस्टीट्यूट के, वो डिसीजन लेते हैं। तो अथॉरिटी टू डिसीजन आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लॉज, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, कोर्ट डिसीजंस एटसेट्रा। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी होती है, इसमें हम कह सकते हैं इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट रूल्स, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं पब्लिक पॉलिसी इंक्लूड्स authoritative decision making of a political system, authoritative decision making of a political system in the form of laws, regulations, orders, ordinances, कोर्ट डिसीजन एटसेट्रा। ये भी हम कह सकते हैं ये पब्लिक पॉलिसी में आता है। तो ये गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो एक कवानीन नए हो सकते हैं, कोई ऑर्डिनेंस पास की होगी, कोई ऑर्डर इन्होंने पास किया होगा, या उन्होंने कोई कोर्ट डिसीजन इंप्लीमेंट किया। तो पॉलिसी का मतलब जो रहता है वो यही रहता है, इट इम्प्लाइज अ डिसीजन एट एज व्हाट शैल बी डन, व्हेन इट शैल बी डन, वेयर इट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। सो पॉलिसी में हम कह सकते हैं, जिस तरह वो बोलते हैं ना, इट इंक्लूड्स हाउ, व्हाट एंड व्हेन, इसी तरह जो पॉलिसी इम्प्लाइज अ डिसीजन एज टू व्हाट शैल बी डन, व्हाट शैल बी डन, व्हेन टू बी डन, वेयर टू बी डन एंड हाउ टू बी डन। तो ये सब पॉलिसी में आता है। और जहां तक ये पॉलिसी की बात है, इट इज डायनामिक, इट इज नेवर स्टेटिक। पॉलिसी जो होती है ये कभी स्टेटिक नहीं होती है, इट इज डायनामिक एज इट वेरीज विद सर्कमस्टेंसेस, विद टाइम इसमें तब्दीलियां आती है। और जो पब्लिक पॉलिसी होती है, जैसे आपको पता है, चाहे इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इसमें प्रोग्राम होता है या प्लान होता है, इसमें कुछ अचीवमेंट्स आपने करने होते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये पब्लिक पॉलिसी जो होती है, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, plan of action undertaken by the government to achieve some broad purposes, broad objectives. To plan of government to achieve some broad objectives, goals, grievances affecting large segment of society or citizenry. तो जो ये पब्लिक पॉलिसी होती है, इसका मकसद ये रहता है कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, गवर्नमेंट जो भी अंडरटेक कुछ एक्शन लेते हैं, वो कुछ डिसीजन मेकिंग वो करते हैं in order to serve the public, in order to serve the public. So plan of action undertaken by the government to achieve some broad purposes, to achieve some broad objectives that affects the large section of population, or that affects the large section of citizenry of the nation, citizenry of the nation. तो ये भी public policy होती है। तो जो स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी होता है, स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू पब्लिक प्रॉब्लम्स। तो पब्लिक पॉलिसी में हम देखते हैं जो स्टडी रहता है पब्लिक पॉलिसी का, वो यही रहता है, हमें फोकस करना होता है कि लोगों की जो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो थी, जो पब्लिक डिमांड्स ग्रीवेंसेस थी, हम एक्सप्लेन एनालिसिस करते हैं पब्लिक पॉलिसी में, उन पब्लिक डिमांड्स, उन पब्लिक ग्रीवेंसेस को कौन सा रिस्पॉन्स रहा ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो चाहे गवर्नमेंट की बात हो, नॉन गवर्नमेंट की बात हो, वो कौन सा वहां से रिस्पॉन्स देते हैं, फीडबैक देते हैं टू द पब्लिक ग्रीवेंसेस, वो रहता है एम व्हाइल वी आर स्टडीइंग पब्लिक पॉलिसी, वेयर while we are studying public policies. So study of public policy focuses on analysis and explanation of government and non-government responses to public grievances or public problems. जो इंडियन एक ऑथर है आर के सप्रू ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में बता दिया। पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहली बात इसमें आती है वैल्यूज की। वैल्यूज मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपकी वैल्यूज क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आप कौन से प्लान या पॉलिसीज लेते हो, कौन से डायरेक्शंस आप फॉलो करते हो, कौन से डिसीजन मेकिंग आप लेते हो, और आप कौन से एक्शंस लेते हो। तो अकॉर्डिंग टू आर के सप्रू, जो पब्लिक पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेसेस लाइक वैल्यूज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, डायरेक्शंस, एक्शंस। वैल्यूज, goals and objectives, policies, directions and actions. So according to R.K. Sapru, these are the processes involved in policy making. Values, goals and objectives, policies, directions and actions.
लेकिन जो ये पॉलिसी मेकिंग है या पॉलिसी प्रोसेस है, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जो है, इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस। जिस तरह रिसर्च में आपने जब आप आगे चलकर रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो या एमफिल करते हो, पीडीएफ करते हो, सबसे पहले आपने फाउंड करनी होती है प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? उस पे अगर काम हुआ है तो नया क्या है इसमें? तो रिसर्च प्रॉब्लम आपने फाउंड करनी है। इसी तरह पॉलिसी मेकिंग आप कब करते हो और पॉलिसी कब बनाते हो? पॉलिसी मेकिंग के लिए आपके पास सिम्टम्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, क्राइम हो रहा है या इमिग्रेशन ज्यादा हो रही है, इलीगल इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इनएडिकेट एजुकेशनल जो फैसिलिटीज है यानी इनएडिकेट एजुकेशन सिस्टम है। तो ये सारी जो है ये प्रॉब्लम्स है, ये सिम्टम्स है ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम सो दैट टू फ्रेम आउट अ पॉलिसी, सो दैट टू फ्रेम आउट द पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी आप फ्रेम आउट करते हो, इन प्रॉब्लम्स को देखते हो, तो आपने सबसे पहला ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो सबसे पहला स्टेप ये था आपने प्रॉब्लम फाउंड की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपने फाउंड की, तो रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को फाउंड करते हो, वो पहला स्टेप होता है पॉलिसी मेकिंग का, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर 2, असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आप इसको एसेस करते हो कितनी लेवल की ये प्रॉब्लम है, लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है। उसके बाद जब आप इसकी असेसमेंट करते हो, तीसरा स्टेज जो आता है, दैट मीन्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू दिस वेरी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना, फाइंड आउट द सोल्यूशन, फाइंडिंग सोल्यूशन इज द थर्ड स्टेप। देन जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, देन आप इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम को आप रियलाइज या आइडेंटिफाई करते हो, नंबर 1। असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम करते हो, फिर नंबर 2, असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम होने के बाद इस प्रॉब्लम का तखमीना लगाते हो, बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है। उसके बाद आप क्या करते हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, नंबर 3। और नंबर 4 पे आप देखते हो फाइंडिंग अ सोल्यूशन के बाद इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दैट वेरी सोल्यूशन। तो चौथा स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट वेरी सोल्यूशन। उसके बाद जो आखिरी स्टेप रहता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन के बाद रिव्यूइंग द इम्पैक्ट, रिव्यूइंग द इम्पैक्ट। अब आपने देखना है, रिव्यू करना है, जिसको हम कह सकते हैं इवैल्यूएशन। इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, इवैल्यूएशन देखनी है, प्रॉब्लम जो थी बड़ी थी, छोटी थी, सोल्यूशन हमने पाया, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, अब किस हद तक ये जो प्रॉब्लम थी ये खत्म हुई और किस हद तक इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ द पॉलिसी। और हम पब्लिक पॉलिसी की जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसमें 5 फीचर्स आते हैं, आइडेंटिफाइंग और रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, assessment of the problem, finding a solution, implementation of the solution, and reviewing the impact. Reviewing the impact. जहां तक पब्लिक पॉलिसी की बात है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज आती है। तो पब्लिक पॉलिसीज में जो थ्योरीज आती हैं, थ्योरीज के साथ साथ हमने इसमें रिलेवेंस देखनी है, रिलेवेंस के साथ हमने इसमें रिलेवेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ हमने इसका स्कोप भी देखना है, और स्कोप के साथ साथ हमने इसमें स्टेप्स देखने हैं ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जो स्टेप्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग आते हैं, उसमें 2-3 स्टेप्स आते हैं, चाहे वो एजेंडा बिल्डिंग होती है, चाहे वो फॉर्मुलेशन या अडॉप्शन होती है, या चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद एंड पे होता है इवैल्यूएशन या टर्मिनेशन। ये सारी चीजें हमने देखनी है। तो इसमें अभी हमने इंट्रोडक्शन में हमने देखा पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कब से वजूद में आई, किसने कब यूज किया, और इसमें ज्यादातर क्या रहता है, ये कौन सी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, कौन से स्टेप्स है इसमें, साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो कौन सी स्टेप्स इसमें आते हैं। अब इसमें जो रहता है, हमने इसमें थ्योरीज पढ़नी है, और इसमें जो रिलेवेंट स्कोप या इसके जो स्टेप्स आते हैं वो हमने देखने हैं, एंड वी विल होपफुली डिस्कस देम टुमारो।